नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। कल यानी कि 15 जनवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। आज की सेशन में जानेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, निलिट की आईडी कार्ड आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर कैसे मिलेगी, कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ऐसे केस में कौन से ऑप्शन को टिक करना है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, ये आपके साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर नहीं आता है तो ऐसे केस में आप उसमें तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हो, ये तमाम बातें आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है। तो आपको बता दें कि 3 डॉक्यूमेंट आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो कि आप लोगों का इस प्रकार से होगा और यहीं पे आपको लॉगिन आईडी, आपका एग्ज़ाम किस टाइम से शुरू हो जाएगा और रिपोर्टिंग किस टाइम पे करनी है, एग्ज़ाम किस डेट में होगा और कौन से पेपर का होगा, एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्या है, ये सारी बातें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। तो नंबर 1 एडमिट कार्ड लेकर जाना है। नंबर 2 कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड, इसमें आप लोग वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक का जो आईडी कार्ड होता है वो ले जा सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया फोटो आईडी कार्ड, यानी कि हर वो डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, वैलिडेट है और उसमें आपका फोटो है, आप उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड के रूप में मान सकते हो और उसको ले जा सकते हो। नंबर 3 पे ले जाना है निलिट का आईडी कार्ड जो कि आपकी प्रोफाइल पर देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, काफ़ी लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अटेंडेंस सीट पे साइन नहीं किए होते हैं। तो आपको ध्यान से वहाँ पर अटेंडेंस सीट होगी जहाँ पे साइन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अपने साइन नहीं करते हैं तो आपको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा और कई केस में आपके रिजल्ट में एब्सेंट देखने को मिलता है। तो ये काम जरूर से करिएगा। आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से निलिट आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको निलिट की वेबसाइट को ओपन करना है student.nilit.gov.in। इसके बाद में जो भी आप लोगों का यूज़र टाइप है तो यहाँ पे क्लिक करना है और लेना है कैंडिडेट। आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए। आईडी क्या होती है? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे और यहीं पे आपको सबसे बॉटम में दिखाई देगा क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, जिसको हम लोग निलिट आईडी कार्ड के रूप में भी जानते हैं। तो सिंपली आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सेलेक्ट 1 पे क्लिक करना है। आपके सामने ओ लेवल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और व्यू आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपका आईडी कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका फोटो, आपके साइन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, लेवल, इसके बाद में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन रहती है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने निलिट आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी। आइए जानते हैं क्या है अगला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है कि भाई आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है तो आपको बता दें कि आपके एग्जाम में टोटल, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो, इन सभी के पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जैसा आप लोगों का CCC एग्जाम में क्या होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड का वेट करना होता है। जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तभी आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो।
तो ऐसा यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब चाहो आप जितने टाइम तक इस किसी क्वेश्चन में बने रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम का कोई भी सीन नहीं है। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, भले ही आपने फॉर्म फिल करते समय इंग्लिश सेलेक्ट किया हो या फिर हिंदी सेलेक्ट किया हो। और जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों का ऑनलाइन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर टिक कर दिया है तो ऐसे केस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो एग्जाम इंटरफेस है वो कैसा रहेगा। यहाँ पर निलिट का लोगो रहेगा एंड इसके बाद में एग्जाम नेम में यहाँ पर रहेगा जो भी आपका एग्जाम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल IT टूल्स या फिर वेब डिजाइनिंग, पाइथन या फिर IoT जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। आपका नाम यहाँ पर शो करेगा, आपका फोटो भी यहाँ पर आएगा। लॉगिन आईडी जो आपने लॉगिन करते समय एंटर किया था वो लॉगिन आईडी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है और यहाँ पर लिखा रहेगा लैंग्वेज हिंदी/इंग्लिश। प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है उसका नंबर यहाँ पर शो करेगा और प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको साइड में येलो कलर से दिखाई देगा एंड लेफ्ट साइड में हिंदी में क्वेश्चन रहेगा और राइट साइड में इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल SMS का एक्सपेंशन क्या है। आपको लगता है भैया यहाँ पर आएगा ऑप्शन A, तो सिंपली क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट आंसर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट आंसर पे क्लिक करोगे तो जो ये येलो कलर में था ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि भाई हमने गलती से यहाँ पर एक सेलेक्ट कर दिया है, इसमें ऑप्शन C था, तो आप फिर से उसी पे क्लिक करके डायरेक्ट जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप किसी भी नंबर पे क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। मान लीजिए आपको लगता है भैया इसमें ऑप्शन A नहीं ऑप्शन C है, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद में C पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर देंगे तो जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई आपके पास अभी और कितना टाइम बाकी है। देन यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। एंड आपको लगता है कि भाई आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, अभी आप लोगों को अपना एग्जाम फिनिश करना है, तो ऐसे केस में इस बटन पे क्लिक कर दीजिए तो जो ये आपका टेस्ट है, जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। तो आपको बता दें कि जैन 21 से लेकर जुलाई 24 तक आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। वहीं जैन 21 से लेकर जैन 23 तक, एक मिनट, जुलाई 22 तक हुआ था, जैन 23, जैन 24, हाँ सही है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जैन 21 से लेकर जुलाई, एक मिनट रुकिएगा जरा, 21 हो गया, 22 हो गया, 23, ठीक, जुलाई 22 तक की जो आप लोगों के एग्जाम हुए थे ये ऑफलाइन हुए थे। इसमें क्या होता था, ओनली एक पेपर बनता था जो कि ऑल इंडिया में होता था। तो ऐसे केस में जैन 21 से लेकर जुलाई 22 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं उसके डेटा के अकॉर्डिंग, चाहे वो M1, M2, M3, M4, इन चारों के पेपर को आप सभी ईयर के कंप्लीट कर दीजिए इस रेंज में। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन A है ये 821, यानी कि 821 ऐसे क्वेश्चन थे इस टाइम पीरियड में जिनका ऑप्शन A सही था। इसी प्रकार से 703 ऐसे क्वेश्चन थे जिनका ऑप्शन B सही था, ऑप्शन C सही था। इसी प्रकार से 789 इतने क्वेश्चन वो थे जिनका ऑप्शन B सही था और 638 ऐसे ऑप्शन, इतने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑप्शन D करेक्ट था। तो कहने का मतलब ये है जैन 21 से लेकर जुलाई 22 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से 821 क्वेश्चन में ऑप्शन A, 703 क्वेश्चन में ऑप्शन B, 789 में ऑप्शन B और ये आपका ऑप्शन C के लिए था और ये ऑप्शन D के लिए था। तो ये डेटा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। दिन जैन 23 से लेकर जुलाई 24 के बीच में जो आप लोगों के एग्जाम हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन
क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो डेटाबेस में स्टोर कर दिया गया है, जिसमें हर टाइप के काफी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन लिमिटेड थे, तो जो एग्जामिनर है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक करके बनाता था क्वेश्चन पेपर। बट यहाँ के केस में ऐसा नहीं है, सारे के सारे 10-12 हजार क्वेश्चंस डेटाबेस में हैं और उन्हीं में से कोई रैंडमली 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। और एक टाइम पर जब ऑल इंडिया में एग्जाम हो रहा होता है तो सभी के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि डेटाबेस से रैंडमली क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो बात ये आती है कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। तो आपको बता दें, हालांकि ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, ओनली जो मेरा ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना है। बाकी आपने जितनी तैयारी की होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम होगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में कौन टिक करना चाहिए। एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो आपको बता दें कि ए बहुत ही कम सही होता है और ऑप्शन डी थोड़ा उससे कम सही होता है, बट बी और सी के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऐसे केस में आप बी या फिर सी में किसी को भी टिक कर सकते हो। हालांकि ये कंप्लीटली क्वेश्चन पे डिपेंड है, बट मोस्टली बी और सी के सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से कवर करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए तो उसको आप 3 फेज में डिवाइड कर दीजिए और उसमें पहला फेज है फेज 1। आपके सामने 100 क्वेश्चन रहेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक ही नज़र में पता होता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले फेज में आपको वो टिक करना है जिनका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से पता है, एक नज़र में आपने पढ़ा और खट से टिक कर दिया। तो पहले फेज में क्या करना है, जो आपको आंसर आ रहे हैं उनको निपटा दीजिए। सेकेंड फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज यानी कि फेज सेकेंड यानी कि स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा और याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर कैलकुलेशन टाइप का है। तो सेकेंड फेज में आपको इन क्वेश्चंस को निपटाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर आपने फेज 1 और फेज 2 पे काम कर लिया तो आपके यहाँ पर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाएंगे। जो बाकी के बचे हुए 50 से 40 क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि भाई कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है, या फिर क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन होगा, चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो होता नहीं है कि भाई ये तो नहीं होगा, हाँ इन तीनों में हो सकता है या फिर इन दोनों में हो सकता है। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके सामने 2 ऑप्शन है कि भाई या तो ए सही हो सकता है या तो बी सही हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको ऑप्शन बी को टिक करना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है जिसमें ए और सी में आपको डाउट है कि भैया बी और डी तो नहीं होगा लेकिन हाँ ए और सी में कोई हो सकता है, तो ऐसे केस में आप सी को प्रेफर कर सकते हो। इसी प्रकार से केस बन सकता है कि आप ए और सी में आपको लगता है कि ए और सी तो नहीं होगा, हाँ बी या डी में से कोई हमको लग रहा है कोई होगा, तो ऐसे केस में आप बी को टिक करिए। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें आपको लगता है कि भाई ए और बी तो नहीं होगा, हाँ सी और डी में कोई हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको सी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे बी और सी ऑप्शन ही सही होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अगली ट्रिक और भी है। अगली ट्रिक ये है, कई बार क्या होता है आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 जो ऑप्शन रहेंगे वो छोटे रहते हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा होता है जो काफ़ी लेंथी होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ऐसे केस में जो लेंथी वाला ऑप्शन होता है उसको आप टिक करिए, 95% चांस रहते हैं कि वही सही होगा। ठीक है, तो ये तो रहा लॉन्ग के लिए। इसी प्रकार से कई बार क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो कि काफ़ी सिमिलर होते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन है जिसमें से 2 बाकी अलग अलग हैं, बट 2 जो ऑप्शन है वो सिमिलर टाइप के हैं, तो ऐसे केस में चांस रहेगा कि उन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। और उन दोनों में से सही कौन सा होगा, ऐसे में जो मैंने आप लोगों के साथ में ए बी ए सी बी डी और सी डी वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है कि भाई आपके सामने कई बार क्या होगा, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में लिखा रहेगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट,
और ऑप्शन डी में लिखा रहेगा ए एंड बी आर बोथ आर रॉन्ग, यानी कि ना तो ए और बी सही है और ना ही ए बी सही है और ना ही ए बी गलत है, यानी कि दोनों ही सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को ये ट्राई करना है कि जो ऑप्शन सी रहेगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसी को आप टिक करिए, है ना। मोस्टली चांस इसी के होते हैं कि ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। बट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है कि ऑप्शन डी में आपके पास रहता है नन ऑफ द एबव। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ द एबव, तो ऐसे में अगर आपको वो आंसर नहीं पता है तो इसी को आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी को। 92% चांस रहते हैं कि नन ऑफ द एबव वाला ही ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव, या फिर लिखा हुआ है ऑल आर करेक्ट, है ना, ऑल आर करेक्ट। तो ऐसे केस में आप इन दोनों को टिक कर सकते हो, या तो लिखा हो ऑल ऑफ द एबव या लिखा हो ऑल और करेक्ट। तो 98% चांस रहते हैं ऑप्शन डी वाला ही सही होगा, ठीक है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, स्टेटमेंट रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा ट्रू और ऑप्शन सेकंड रहेगा फॉल्स और ऑप्शन सी रहेगा कांट से और ऑप्शन डी रहेगा मे बी। तो इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? तो अगर क्वेश्चन में, है ना, अगर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे बट नॉट, या दिखाई दे ओनली, या दिखाई दे मस्ट, या दिखाई दे ऑलवेज, अगर इनमें से कोई वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो 95% चांस रहते हैं कि उसमें आपको फॉल्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप फॉल्स को टिक कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पर ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं और ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसको प्रॉपर तरीके से 5 से 6 घंटे में सभी क्वेश्चन पेपर को अरेंज करके उसमें उसको विश्लेषण करके आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया है जो नीलिट का है उसका पैटर्न क्या है। आपका एग्जाम अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की है और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई सारी मैराथन क्लास प्रोवाइड की है। अगर आपका M2R5 का एग्जाम है तो आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिए। इसी प्रकार से हमने आपके साथ में M1, M2, M3, M4 इन सभी की क्लास प्रोवाइड करी है। तो सिंपली आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएगी M2 की मैराथन, M3 की मैराथन, M1 की मैराथन और M4 की मैराथन। तो आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहे, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपको याद हो अपनी भाषा में आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इससे आने वाले टाइम में जिनका भी एग्जाम होगा उनको सहायता मिलेगी, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, आपका एग्जाम अच्छा होगा ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।